आफ्टरनून बैठिए। एक्शन। आपको सब। हेलो। हेलो। क्या था अपना डिस्कशन? 17। तो क्वेश्चन नंबर 5 टेट्राहेड्रॉन वाला। तो इसमें हमको मालूम करना है सभी साइड बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबका मास बराबर है। तो ये पूछा है कि ग्रेविटेशन फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। इसके सेंटर पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा, ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। तो जो भी सेंटर होगा, क्या हम उसके पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं? अगर इसका पोजीशन वेक्टर हम r1 मान लें, इसका r2 मान लें, इसका r3 मान लें और उसका r4 मान लें,
तो इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय 4 है ना। टेट्राहेड्रन जो है उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट ये आता है। ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड का जो मिड पॉइंट जो है ना R1 प्लस R2 बाय 3 होता है। फिर उसका रेशियो आएगा 1:3 में, तो उस हिसाब से वापस निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो अब अपन को सबका डिफरेंस जो है ना, किन्हीं भी दो वेक्टर का डिफरेंस वो आर के बराबर, उसकी लेंथ तो फिक्स हो गया। अब मुझे जैसे सेंटर के ऊपर लिखना है तो ग्रेविटेशन फील्ड लिखना है ना, तो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू लिखूंगा तो -GM अपॉन R³ आर की जगह डी लिख लेते हैं, डी डिस्टेंस, D³ इंटू वेक्टर आर। तो ये वाला वेक्टर चाहिए तो RC-R1 एक की वजह से -GM अपॉन DQ RC-R2 -GM अपॉन DQ RC-R3 -GM अपॉन DQ R3-R4 ऐसा हो गया। तो -GM अपॉन DQ 4RC माइनस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये 0 आ गया, तो सेंटर पे फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते तो पेयर्स निकाल लेंगे, आ जाएगा। बाकी तो आ रहे ना सब। फोर्स ऑन वन ऑफ द पॉइंट मास इज दिस। अब किसी एक पे फोर्स निकालना है तो किसी एक का पोजीशन वेक्टर लिख करके वैसा लिख देंगे। किसी एक पर फोर्स लिखना है अपन को, तो फोर्स ऑन वन, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 और 1 ड्यू टू 4, ऐसा आ जाएगा। तो सभी से तो बराबर ही दूरी है, एक की दूरी सबसे बराबर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो ही गया, है ना। तो फोर्स का वैल्यू में आ जाएगा -GM² अपॉन R³, है ना, डिस्टेंस सबसे बराबर है। अब उसका वेक्टर चाहिए तो R1 वाले का बाकी सबसे आ जाएगा, तो R1 माइनस R2 ऐसा हो गया पोजीशन वेक्टर, -GM² अपॉन R³ R1 माइनस R3 -GM² अपॉन R³ R1 माइनस R4 ऐसा हो गया ना। अब इन सबको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, -GM² अपॉन R³ 3R1 माइनस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब अपन को इसमें इनकी वैल्यू रखनी है।
अब इसमें से अपन ये काम कर सकते हैं कि R1 R2 R3 इनका सम जो है ना 4RC माइनस R1 की टर्म में लिख सकते हैं ना, यहाँ से 4RC माइनस R1। हाँ, फिर उसके बाद वो लास्ट में R1 उससे रिप्लेस कर लेंगे। हाँ हाँ, ये जैसे यहाँ से करेंगे ना, बाय 3 कर लो, 3 कॉमन ले लो, तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा 2 3 4 का। हाँ, अगर अपन ऐसा माने कि ये 2 3 4 है, 2 3 4 इनको मान लिया ना, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये इसका सेंट्रोइड हो गया, है ना। तो ये तो वेक्टर हो गया अपना सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। और अपन इसको 1 मान ले, 1 को ओरिजिन मान ले, 1 को ओरिजिन मान ले, तो R1 तो 0 हो जाएगा, है ना। अगर 1 को ओरिजिन मान लेंगे तो R1 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, है ना। ये वाला वेक्टर बचेगा बस, R1 तो 0 हो गया, और ये सेंट्रोइड का लेंथ निकाल लेंगे, कितना आएगा। ये वाली साइड है R, है ना, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये हो गया L cos 30 बराबर R/2, और ये डिस्टेंस है R, तो ये लेंथ आ जाएगी फिर L cos 30 इज इक्वल टू R/2, तो L हो गया √3/2 R/2, तो R/√3 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, R² माइनस R²/3 का रूट, तो √2/3R, √2/3R, ये 3 कॉमन लेने के बाद ये जो वेक्टर आए इसकी वैल्यू ये हो गई मैग्नीट्यूड वाइज, 3 कॉमन ले लिए। तो ये सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर हो गया, इसी को ओरिजिन मान लेते तो R1 तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, इधर आ गया माइनस, इधर चला गया, तो इसी डायरेक्शन में नेट सम आ रहा है ना। और इसका मैग्नीट्यूड अपन ने निकाले √2/3, मॉड लेंगे ना, तो √2/3, तो √6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बताइए, हो गए सारे, 7 नंबर में प्रॉब्लम है। सर्किट वाज इन स्विच के थ्रू चार्ज कितना फ्लो होगा ये पूछा है ना, जब अपन ने क्लोज किया तो क्या हुआ, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऐसा सवाल तो अपन ने कई बार कर लिया। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया, इसका 50 हो गया, 4 2 2 4, ऐसा है ना। तो अब इसको कनेक्ट करने से, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 4 और 2 का एक इक्विवेलेंट आएगा, 2 और 4 का सेम इक्विवेलेंट आएगा, तो इस वाले पॉइंट का 25 हो जाएगा, फिर 25 वोल्ट आ जाएगा। अब 25 वोल्ट आ जाएगा, तो इसके हिसाब से 25 का डिफरेंस हो गया, तो ये 100 हो गया, और ये -100। ऐसे इसमें देखेंगे तो ये 50 हो गया, -50, और ये 100 हो गया, ये हो गया -100। अब इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज वो यहीं से आया है,
पहले जब इसको कनेक्ट नहीं किया था तो इन दोनों प्लेट का चार्ज का सम 0 था। अभी 100 - 50 100 हो गया, तो इस साइड से 100 आया होगा। हाँ, 50 आया होगा। ठीक है, ऐसे चार्ज वाला डायग्राम बनाओ, चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। ठीक है, हो गया ये। और क्या था डिस्कशन? अच्छा, एक्सरसाइज 3 का पार्ट, उसमें से कुछ क्वेश्चन रह रहे थे अपने। बताइए कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना है। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 19 में प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा दे रखा है ये लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें 100 टर्न्स पर मीटर दे रखे हैं। कोर का मटेरियल हमें दे रखा है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 500 दे रखी है, और वॉल्यूम इतना दे रखा है। इफ द कोर material is replaced by another material having this much and same volume, maintain same current in the solenoid, the fraction of change in magnetic moment of the core, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाले से कितना हुआ है ना। तो ये अपने पास में एक सोलेनॉइड है, इसमें कोई मटेरियल है एक। फिर वापस हमने दूसरा एक और केस लिया जिसमें मटेरियल है दूसरा। ऐसे दो अलग अलग मटेरियल हमको दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो अब अपन को इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन हमें दे रखा है, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000, एन की वैल्यू 1000 है। और परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू 500, और वॉल्यूम दे रखा है 100 क्यूब। तो इसका भी वॉल्यूम दे रखा है, और म्यू आर की वैल्यू दे रखी है इसके लिए, म्यू आर की वैल्यू इसकी दे रखी। पहले 500 बाद में 750, ऐसा हमको दे रखा है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो अपन को मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो तो आई इंटू एरिया होता है। ठीक है, अब इसका लेंथ अपन L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं। और इसमें जो करंट जा रहा था, सेम करंट जा रहा है क्या? कुछ लिखा है कि सेम करंट? सेम करंट ऑफ 0.75, तो इसमें भी 0.75 है ना, और इसमें भी 0.75, तो करंट दोनों में बराबर हो गया, बस एरिया का ही फर्क पड़ेगा। तो M1 हो गया आई इंटू A1, और M2 हो गया आई इंटू A2। ठीक है, तो अब अपन को इसमें कैलकुलेट ये करना है कि इसका चेंज, तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 ये निकालना है।
ठीक है, एक इक्वेशन इसके अपन अपन को इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आई तो कट गया। अब सिंपल A2 माइनस A1 अपॉन A1 ही चाहिए, फ्रैक्शन चेंज। अब अपन को और एक जानकारी चाहिए। सेम करंट अगर दोनों में आ रहा है तो इस फॉर्मूले में तो ये आ गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में तो किसी भी लूप का हमने तो कैलकुलेशन यही कर रखा है। अब इसमें फर्क ये पड़ सकता है कि एक लूप का ये होता है तो n नंबर ऑफ लूप है ना, तो इसमें N1 N2 टर्न्स तो बराबर ही क्या। अपन के पास में पहले तो ये है कि इसमें करंट अगर आई आ रहा है, परमिएबिलिटी हमें दे रखी है, तो उसके संबंध में हमारे को कोई वैल्यू भी तो नहीं दे रखी जिसको हम कैलकुलेट करें। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाली अगर हम बात करें, ये तो करंट जो इन्होंने दिया वो तो इसका दिया। तो इन्होंने एक चीज ये नहीं बताया कि वोल्टेज सेम है कि क्या चीज सेम है। एक चीज और कोई सेम होनी चाहिए जिससे अपन कुछ इक्वेशन लिख पाए। करंट तो इन्होंने कहा कि करंट बराबर है, दो अलग अलग सिस्टम हो गया। अच्छा, इसमें तो अपन ने टर्न्स तो सेम ही है, नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, क्योंकि अपन ने सिर्फ कोर को चेंज किया है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कैलकुलेशन में आई का यहाँ पर और ऐसी कोई वैल्यू हमको मालूम भी नहीं है जो इसमें अपन लिख पाए। सेल्फ इंडक्टेंस पता है अपन को। एक हमारे पास में जो मटेरियल का मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये जो कोर है ना, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछ रहे हैं, है ना। ये सोलेनॉइड का नहीं पूछ रहे हैं। वो जो कोर हमारे पास आ रही है ना, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछ रहे हैं। तो अगर अपन इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो उसमें वो फॉर्मूला काम आएगा जो अपन कहना चाह रहे हैं। ये जो लोहे की रॉड है ना, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए। तो अपने पास फॉर्मूला होता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होता है एम अपॉन वी, टोटल एम अपॉन वी होता है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है जो अपन प्रोपोर्शनल आता है
इंटू एच, ठीक है, और एच जो होता है वो बी बाय म्यू होता है, बी डिवाइडेड बाय म्यू, नहीं टोटल म्यू, नेट म्यू, ऐसा बताया था ना किसी मीडियम के अंदर, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच आता है ना लीनियर सब्सटेंस के लिए, वही वाला यूज किया है। तो अब मेरे पास में यहाँ पर आई का वैल्यू इधर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू बी इंटू वी, ये वाला अपॉन म्यू, ये इसका एम हो गया, ठीक है। और अब जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट, अच्छा वैसे तो अब इसके अंदर म्यू आ गया ना, बी बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, दोनों में बी सेम होगा, है ना, टोटल बी तो सेम नहीं होगा ना क्योंकि एम अलग अलग है, दोनों में एच सेम होगा, एच सेम होगा तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये सेम रहेगी, तो इसमें अपना तो म्यू काम ही नहीं आएगा, नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा मतलब, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, बी बाय म्यू वाला जो है ना, इसमें से एच दोनों में सेम होगा क्योंकि वो आई से इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, एच वाला ही रहने देते हैं बी की बजाय, एच में रहने देते हैं, ये एच का ही फार्मूला ठीक है, तो इस फार्मूले को हटा के इसको चेंज करते हैं यहां से, तो मेरे को आई का वैल्यू रख देना यू इंटू एच इंटू वी, ये आ गया। अब अपन ये जानते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू आर -1, यहां पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू आर -1 इंटू एच वी इज इक्वल टू एम। अब अपन को इनका डिफरेंस निकालना है, ये वाला डिफरेंस निकालना है ना, इनका डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास m2 माइनस m1 अपॉन m1, तो ये आ जाएगा m2 बाय m1 -1, तो m2 में आ जाएगा μ2r -1 h इंटू वी डिवाइडेड बाय μ1r -1 h इंटू वी, तो बराबर है दोनों का, -1, तो ये कितना था, दूसरे वाले में 750 -1, 500 -1 -1, तो ये कितना हो गया 749 499 -1, ठीक है। तो अब ध्यान से फिर से देख लेते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक्चुअल में इसमें जो क्वेश्चन लिखा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसके अंदर एक मटेरियल है जिसका रिलेटिव परमिबिलिटी 500 है, एक और है जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 750 है, और दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोर पूछा है, कोर का मैग्नेटिक मोमेंट है ना उसमें क्या चेंज आया, तो अपने पास में ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो इस कोर के अंदर आएगा, फिर आई की वैल्यू इसके बराबर होती है एच के बराबर, फिर ये जो होता है ये इस फॉर्मूले से म्यू आर -1 होता है, तो ये किसी एक के लिए ऐसा हो गया, अब क्योंकि सेम करंट जा रहा है सेम वॉल्यूम में तो एच और वी की वैल्यू सेम हो गई,
तो इसके बाद फिर इनको डिवाइड किया तो बाकी टर्म तो कट गई और इसके रेशो से आ गए। एच का फॉर्मूला ये डी बाय म्यू नॉट माइनस आई, ये एच का फॉर्मूला है। अगर अपन इसको दोनों को शामिल करेंगे तब होगा, यानी कि वैक्यूम अगर मटेरियल नहीं होता तो आई जब जीरो होता है तब जो भी होता है उसको म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। अगर इंटेंस यानी ये कोर नहीं रखा होता तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो वाला उसको म्यू नॉट से डिवाइड करो, वो दोनों में सेम ही होगा, एच नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से 19 क्वेश्चन हो गया। और देखिए और कौन सा क्वेश्चन है। हो गया, अब आगे बढ़ना था अपन को, है ना। हो गया डिस्कशन। एसी में भी दिया था कुछ, सेक्शन ए, तो निकाल लीजिए एसी की शीट। सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, पहले ही सवाल। पहले ही सवाल नहीं हो पाया, पहली बॉल पे आउट हो गए। घर की सप्लाई 220 आरएमएस वोल्टेज और 50 हर्ट्ज पे जाती है। कैलकुलेट द पीक वोल्टेज एंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द आरएमएस वैल्यू टू जीरो वैल्यू। तो अपन ये जानते हैं कि वोल्टेज कैसे वेरी करती है, ऐसे वेरी करती है। पीक वैल्यू होती है 311 और 220 आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये होता है वी नॉट और ये होता है वी नॉट बाई रूट 2। तो अपन ने एसएचएम में पढ़ा था, ये हो गया एम्पलीट्यूड ए और ये ए बाई रूट 2। इसका फेस एंगल 0, इसका 45 डिग्री, इसका 90 डिग्री। यहां से यहां तक का टाइम लगता है T/4, तो यहां से यहां तक का टाइम T/8, 90 डिग्री चलने में T/4, 45 डिग्री में T/8। तो जीरो जाने में, यहां से जीरो जाने में भी वही टाइम लगेगा, यहां से ना। ऐसे सीधा सीधा हो गया। जीरो किस किस समय हो रहा है देख लो, V0/√2 किस किस समय हो रहा है, टाइम का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो T/8 आंसर हो गया होगा इसका। और बताइए एक्सरसाइज 1 में कुछ नहीं रहा, पार्ट 2 में नहीं, पार्ट 3 में और एक्सरसाइज 2 में बस। अपन ने पिछली क्लास में कैपेसिटर को सर्किट में लगाया था, तो उसका क्या रिजल्ट आया था। कैपेसिटर जब सर्किट में होता है तो एक क्वांटिटी होती है एक्स सी, जिसको अपन कहते हैं 1/ओमेगा c। इससे आप आई पीक निकाल सकते हो, वी पीक अपॉन एक्सी। आई आरएमएस निकाल सकते हो, वी आरएमएस अपॉन एक्सी। आई इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस
अपॉन एक्सी ये नहीं लगा सकते, ठीक है। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए एक्सी काम का है, पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए नहीं है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का कैसे निकालते हैं? तो आई इंस्टेंटेनियस होता है वी पीक अपॉन एक्सी अगर इसकी इक्वेशन अगर हम मान लें v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें 90 डिग्री आगे आ जाएगा। हम जानते हैं कि चार्ज और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, क्यू नॉट और वी नॉट सेम फेज में रहते हैं, पर करंट जो है वो 90 डिग्री आगे हो जाता है। तो इसके इक्वेशन में सीधा एक्सिस से डिवाइड करके काम नहीं चलेगा, इसमें 90 भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इंस्टेंटेनियस करंट बनेगा। तो 90 डिग्री आगे करके एक्सिस से डिवाइड करके आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन में 90 डिग्री जोड़ देना और एक्सिस से डिवाइड कर देना, तो आपको करंट की इक्वेशन आ जाएगी कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। पावर कुछ खाता नहीं है ये, ऐसा हमने जान लिया था। तो कैपेसिटर एसी सर्किट में एनर्जी तो कंज्यूम नहीं करता, पर करंट को कंट्रोल करता है। ऐसी डिवाइस जो करंट को कंट्रोल करे बिना एनर्जी खाए, कैपेसिटर हो गया। इसकी वजह से आप एक फिक्स करंट आ रहा है, वरना बिना किसी, जैसे रेजिस्टेंस लेस वायर जोड़ेंगे तो करंट बढ़ते ही जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये सदस्य की बात होगी, बाकी सारी बातें हो चुकी थी पहले ही। अब अगला एक और सदस्य रह गया, उसको देख लेते हैं। इंडक्टर। कुछ रह गया? कल तो लिखा था ही। तो ये हो गया भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं ना। अब देखो इंडक्टर। अगर एसी में इंडक्टर को बुलाएंगे तो क्या होगा? इंडक्टर ने कहा मैं आ जाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत। ये लो आ गया। तब अपन इसमें केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए किरचॉफ का नियम लगता है, तो लगा दिया। तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट कर लेते। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा आ गया।
तो वी नॉट साइन इंटीग्रेशन, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एल इंटू आई प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आ गया। कॉन्स्टेंट को कैसे हटाओगे, कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए क्या करोगे, T इक्वल टू 0 पे करंट का क्या पता है, अब यूं कहेंगे कि भाई एवरेज करंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो दोनों तरफ एवरेज ले लेंगे, इसका एवरेज वैल्यू 0, उसका एवरेज वैल्यू 0, तो सी भी 0 हो गया। एक साइकिल का एसी में एवरेज करंट 0 होता है, तो इसका यूज करके सी को भगा दिया हमने, है ना, सी चला गया। अगर कुछ भी सी रह गया तो एवरेज करंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी फिर, है ना, कुछ ना कुछ नेट करंट आ जाएगा एसी के अंदर, तो एवरेज करंट 0 के हिसाब से सी 0 हो गया। तो आई का वैल्यू हो गया वी नॉट अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक लिखा है ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि वोल्टेज वी नॉट और करंट के चेंज होने की रेट डी आई बाई डी टी सेम फेज में रहेंगे। करंट के चेंज होने की रेट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में आएंगे, क्योंकि डी आई बाई डी टी निकालोगे आप, तो वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, मतलब ये वी नॉट बाय एल की वैल्यू हो गई। तो इंडक्टर के केस में करंट के चेंज होने की रेट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। अगर करंट निकालना तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करते हैं तो पीछे हो जाते हैं, डिफरेंशिएट करने से आगे हो जाते हैं, इंटीग्रेट करने से पीछे हो जाते हैं। तो करंट जो है 90 डिग्री पीछे हो जाता है, हमारे आंसर में भी 90 डिग्री माइनस का है। हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लेग्स वोल्टेज across इंडक्टर बाय 90 डिग्री। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे करंट 90 डिग्री पीछे होगा, तो इंडक्टर 90 डिग्री पीछे रह जाता है, ऐसा हमको पता चलता है। ठीक है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता है। डी आई बाई डी टी सेम फेज में, तो फिर आई 90 डिग्री पीछे। अब इसमें यहां पर एक क्वांटिटी देखने को मिल रही है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो इसको क्वांटिटी का नाम रखा गया एक्सएल। ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल
जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर हम देखें तो ये ओमेगा डिपेंडेंट हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी हाई रिएक्टेंस, लो फ्रीक्वेंसी लो रिएक्टेंस। तो इंडक्टर जो है वो एसी पसंद नहीं करता। जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन करोगे ये ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और करंट के एम्पलीट्यूड को छोटा कर देगा। वोल्टेज को अगर जल्दी जल्दी वेरी करोगे तो एक्सी की वैल्यू एक्सएल की वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, तो उससे आई का मैग्नीट्यूड छोटा आ जाएगा, क्योंकि अपना आंसर उसी से आ रहा है ना। आई पीक इज इक्वल टू वी पीक अपॉन एक्सी एक्सएल। आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन एक्सएल। तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू निकालने के लिए ओम का नियम जैसा हो रहा है, वी बाय आर टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। आर की जगह एक्स आ गया बस। पर आर तो क्या था, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता था, हमेशा फिक्स रहता था। तो इंडक्टर ने क्या है कि जैसी फ्रीक्वेंसी होगी उसके बाद हम समझेंगे कि हमको क्या करना है। अगर हमने एक रेजिस्टेंस से कहा कि हम आपके अक्रॉस 50 वोल्ट लगाएंगे, आपका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, आप कितना करंट, तो रेजिस्टेंस का आम तो 20 है, आप 50 लगाएंगे 2.5 एम्पियर आ जाएगा, क्या दिक्कत। और अगर इंडक्टर के पास जाएंगे कि हम आपके अक्रॉस 50 वोल्ट लगाएंगे, आप क्या करेंगे, आप ये तो बताओ कि बदलोगे कि अदला बदली, मतलब फ्लक्चुएशन करोगे कि फिक्स रखोगे कि हम तो बदलेंगे। तो ये बताओ कि कितने तेजी से बदलोगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हम तो है ना 2000 की फ्रीक्वेंसी से फ्लक्चुएट करेंगे। अच्छा, तो हम भी फिर बहुत बड़ा विरोध करेंगे, वो अपने विरोध में 2000 गुणा कर लेगा यहाँ पर। तो फिर वोल्टेज 50 को 2000 इंटू समथिंग से डिवाइड करोगे, एल से गुणा करके, कि हम थोड़ा सा का जाना करंट जाने देंगे आपका माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में ले जाना। कोई कहेगा नहीं हम तो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, थोड़ा ही फ्रीक्वेंसी रखें, ठीक है, तो हम भी ज्यादा विरोध नहीं करेंगे, चले जाना आप अच्छे से। तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। कैपेसिटर भी ऐसा है, ये इंडक्टर भी ऐसा, देख देख के हिसाब लगाते हैं, इसलिए इनका नाम रेजिस्टेंस ना रख करके रिएक्टेंस रख दिया। यूनिट तो वही है, फॉर्मूला भी वही है, वी बाय आर की जगह वी बाय एक्सएल वी बाय एक्स। अच्छा, दूसरा एक और बात है कि वो तो कंज्यूम करता है, ये कंज्यूम नहीं करते। इंडक्टर कहता है कि मैं खाता पीता नहीं हूँ, जो है तुम्हारे रखो, एवरेज पावर अपना 0 है, पावर कंज्यूम नहीं करते हम, पर करंट को डिसाइड जरूर करते हैं, फ्रीक्वेंसी देखकर डिसाइड करते हैं। ये भी फिल्टर में काम आ जाएगा। कौन सा, इसको डीसी पसंद है, डीसी इसमें से आर पार निकल जाएगा। डीसी एसी दो भाई आएंगे तो डीसी वाला इसी की गली में आएगा, ऐसे डीसी निकल गया, एसी ऐसे उलझ जाएगा, ठीक है। डीसी सीधा निकल जाता है, एसी इसमें थोड़ा फंस जाता है, एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है, अटक जाता है, तो आदमी धीरे हो जाता है ना, अटक जाता है वो। एसी अटकता है, डीसी सीधा जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि जब इंडक्टर के अक्रॉस डीसी भेजो ना, तो इंडक्टर एकदम प्लेन वायर बन जाता है। इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेट वायर, रेजिस्टेंस लेस वायर। जब डीसी आता है, कांस्टेंट करंट होता है, तो डी आई बाई डी टी 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, सीधा निकल जाएगा। तो इसको भी फिल्टर पे इस्तेमाल किया जाता है। फेजर डायग्राम के संबंध में बात हो गई। पावर का एक कैलकुलेशन और रह गया, वो बता देता हूँ अगले पेज में, बाकी बातें तो पूरी हो गई।
अगर पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो V इंटू आई होता है, तो V की जगह आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह हो गया V नॉट अपॉन एक्स एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो पावर का फॉर्मूला आ गया V नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स ही साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस का आ गया। तो कोई अलग ज्यादा ग्राफ नहीं है, उसके जैसे ही आ गया। अब ये माइनस का साइन का 2 थीटा वाला ग्राफ हो गया। अगर अपन इसी के साथ करंट का ग्राफ देखेंगे, करंट का ग्राफ इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो करंट और वोल्टेज में ये माइनस का कॉस आ रहा है, तो करंट ऐसा आएगा। ये करंट का होगा, करंट वर्सेस टाइम। इसका तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट, 1 साइकिल पावर वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम। इसका पीक पावर कितना आएगा अभी टोटल? पावर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? V नॉट स्क्वायर अपॉन 2x। एवरेज पावर तो 0 आ गया ना, मैक्सिमम पावर ही आ रहा है, V नॉट स्क्वायर अपॉन 2x एक्सएल एक्सएल एक्सएल। ये एक्सएल, ठीक है। तो सर्किट में अगर इंडक्टर आता है तो क्या होता है, कैपेसिटर आता है तो क्या होता है, और रजिस्टर आता है तो क्या होता है, ये सब हमने देखा। अब तीनों मिल के आ जाए तो क्या होता है, तो कोई दो एक साथ आ जाए तो क्या होता है, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई दो को देख लेते हैं बारी बारी। अगले पेज पे चलता हूँ, ये हो गया सब। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। अरे पावर की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, फॉर्मूले से भी आ रहा है, साइन 2 थीटा आ रहा है ना। एवरेज पावर 0 है, इंस्टेंटेनियस पावर इस फॉर्मूले से आ जाएगी। अब अपन लेते हैं LR सर्किट। अगर एल और आर दोनों साथ में आ जाए तो फिर क्या होगा? एल आ जाएगा और आर आ जाएगा, और AC सोर्स।
एल और आर दोनों आ जाए एसी सोर्स के साथ, और इसका वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें करंट हमने आई मान लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। केवीएल की इक्वेशन, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0। केवीएल की इक्वेशन हमेशा लगेगी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए। तो केवीएल केसीएल इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए लगता है, ओम का नियम पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के लिए लगता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व करना जानते हैं क्या? डी आई बाई डी टी प्लस आर बाय एल इंटू आई वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? कह रहे थे कुछ? इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? कुछ बता रहे तरीका, आप लोग क्या करें? पढ़ लिया ना आप लोगों ने सॉल्व करना? ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाया कि नहीं सिखाया? तो क्या सिखाया फिर? अच्छा, कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह ऐसा कुछ? अच्छा चलो ठीक, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा देखो, यूं कहना चाहता हूं कि अगर इस इक्वेशन को आर बाय एल इंटू टी ई की पावर आर बाय एल इंटू टी से दोनों तरफ गुणा कर दूं, तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी? गुणा तो कर ही सकते हैं। जिससे इधर गुणा किया उससे उधर गुणा कर दिया, बस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? जीरो नहीं, ऐसा दोनों को गुणा किया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अच्छा देखो, इसको ऐसे लिखूंगा तो कुछ गलत बात है क्या? प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा ना, तो बराबर बैठ रहा है। ठीक, इस dt को उधर ले जाता हूं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते। अब आप लोगों ने कहा इंटीग्रेशन हमने सीख रखा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का तो मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, यही आ गया। टी जीरो पे आई जीरो, तो खत्म हो गया, लिमिट भी लगा दिया भाई। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे बताओगे?
अच्छा, फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आप लोगों ने रट रखा है, आप लोगों ने फॉर्मूला रट रखा है। अच्छी बात है, सहायता करो मेरी। 2 मिनट, इससे फॉर्मूला पूछ रहे हैं। हाँ बताओ भाई, पहले फॉर्मूला लिखवा रहे हो, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। e की पावर ax साइन bx प्लस c इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन माइनस बी कॉस। बस सही लिखा है क्या? सही लिखा है। अब यहाँ पे लगा दो फिर। ये वाला नीचे, ये वाला ऐसे ना। तो अब यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा e की पावर r बाय एल इंटू टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r बाय एल का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। फिर ब्रैकेट शुरू, तो ये बचा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का तो साइन ओमेगा टी आ गया, और इसका आर बाय एल गुणा हो गया, आर बाय एल इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, आर बाय एल साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जीरो से टी, ठीक है कि नहीं? बात ऐसे समझ गए हम। अब इसका लिमिट भी लगाना है। टी लगाएंगे तो ये होगा, जीरो लगाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, इसको भी लिमिट में लेना पड़ेगा है, तो इधर लिख रहा हूं। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एल इधर गुणा हो गया ना, एल स्क्वायर, फिर ये एल ऊपर चला गया, फिर एक एल ऊपर बचा, ठीक है। फिर ये वाला एल जबरदस्ती कॉमन ले लिया, है ना, वो एल कट गया। तो फाइनली क्या बचा, वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्सएल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अब लिमिट लगा रहे थे अपन, तो ई की पावर आर बाय एल इंटू टी इंटू आर साइन ओमेगा टी माइनस एक्सएल कॉस ओमेगा टी। अब एक बार जीरो पुट किया, जीरो पुट करेंगे तो ये तो 1 हो गया, ये जीरो हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा, सिर्फ ओमेगा, एक्सएल 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 हो गया ना बस। लेफ्ट हैंड साइड में तो जीरो हो गया, लिमिट जीरो से टी, टी इक्वल टू जीरो पे आई जीरो है ना,
एक टर्म तो जीरो हो गया, फिर टी वाला आ गया, ठीक है। ये मैंने लिमिट प्रॉपर लगा दिया ना, टी लगाने से ये रह गया, ई का पावर वही रह गया। दूसरे वाले में जीरो रखा है तो यहाँ पे जीरो रखने से वन हो गया, ये जीरो हो गया। और अच्छा एल कॉमन ले चुके हैं, वो एक्सएल की टर्म में आ गया, सब्ट्रैक्ट किया इसलिए प्लस हो गया। अब ई की पावर से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, अच्छा देखो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो गया ना, और आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस एक्सएल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और प्लस वी नॉट एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, ठीक है कि नहीं। अब ये जो क्वांटिटी आई, ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसको तो अपन लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को मैं जेड बोल रहा हूं, जेड पूरी क्वांटिटी को, तो ये हो गया वी नॉट बाय जेड, और ये हो गया आर बाय जेड साइन ओमेगा टी। अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं थीटा की टर्म्स में, तो इसको पूरा ही लिख लेता हूं मैं, साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस, कॉस थीटा आर बाय जेड कॉस 5, और ये हो गया हमारे पास वी नॉट एक्सएल अपॉन जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, वेयर cos phi is equal to r by z, ठीक है, वेयर z is equal to अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, जो बन गया उसका नाम इम्पीडेंस है। z का नाम रखा गया इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिलकर के जो बन रहा है उसका नाम है इम्पीडेंस। अच्छा अब ये तो साइन वाला कर्व हो गया, तो एक तो हो गया साइन का कर्व और एक हो गया एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। तो जब इनको ऐड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाला खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अपन थोड़ा वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत, थोड़ी देर बाद में ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ वही वाला टर्म बचेगा, तो फाइनल आंसर उसी से दिया जाएगा, स्टेडी स्टेट, आफ्टर स्टेडी स्टेट, तो फाइनल आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं एक दूसरे तरह से बताता हूं। अगर आर और एल साथ में आ जाए तो क्या हो जाए, ये हो जाए। अब इसमें फाइनल रिजल्ट यह है, इतनी बड़ी कहानी याद नहीं रखनी,
ये तो बस बता दिया, बस ऐसा होता है। अभी अपन को कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, सीधा सीधा तरीका। इसके लिए मैं अगले पेज पे जाता हूँ। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं जाऊं अगले पेज। ओके ना। अरे इतना क्या लिख रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं। अब हम जाते हैं इसके आगे। एक्चुअल में हमें जो सॉल्व करना था वो ये था, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो हम ये जानते हैं कि ये वाली इक्वेशन एस एच एम की है, और हम जानते हैं कि साइन को डिफरेंशिएट करने से जो भी हमें मिलता है इंटीग्रेट डिफरेंशिएट साइन कॉस ही आएगा। तो ये दोनों भी टर्म एस एच एम की होंगी तभी वो एस एच एम आएगा। तो इसका मतलब ये एस एच एम वाली टर्म होनी चाहिए। तो दो एस एच एम का सुपर पोजिशन करने से ये आना चाहिए। तो अब हमको मालूम नहीं कि क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माना कि हम ये जानते हैं कि इंडक्टर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के चेंज होने की रेट सेम फेज में रहता है। अभी करंट जो होगा वो अपन को इंटीग्रेट करने से मिलेगा ना, तो वोल्टेज करंट से आगे हो सकता है। तो अभी फिलहाल एक बार के लिए मैंने माइनस फाइव मान लिया, प्लस भी हो सकता है, जैसा देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसा करके लिखते हैं। तो ये हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पुट कर दिया आई की जगह, तो ये हो गया आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो एल इंटू ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसा हो जाएगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू साइन, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसमें से आई नॉट कॉमन, तो ये हो गया आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव
प्लस एक्सएल कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर मैं इसको साइन के टर्म्स में लिखूं तो ऐसा हो जाएगा आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस फाइव। अब अपन ने सबको साइन में लिख दिया। अब अपन फेजर डायग्राम में आते हैं। हमने सीखा था कि दो साइन दो एसएचएम को ऐड करते तो क्या होता। तो हमारे पास में दो एसएचएम है जिन्हें हमें ऐड करना है, तो उनका एंगल देखेंगे। तो t इक्वल टू 0 पर इसका एंगल माइनस फाइव हो गया, यानी फाइव नीचे हो गया, और इसका एम्पलीट्यूड हो गया आई नॉट आर। तो एक को मैंने दिखा दिया इस तरफ आई नॉट इंटू आर, और ये वाला एंगल हो गया फाइव। दूसरी वाली जो एसएचएम है वो उससे 90 डिग्री आगे, तो इससे 90 डिग्री आगे तो इस तरफ हो गया, और ये हो गया आई नॉट इंटू एक्सएल, इसका वैल्यू। अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, एंगल 0 डिग्री हो रहा है, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वी नॉट है, क्योंकि इन दोनों में आपस में 90 डिग्री का एंगल है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। तो यहां से आई नॉट का वैल्यू आ गया वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हो गया। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज से मिल गया। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को अपन ने जेड मान लिया, तो ये हो गया वी नॉट बाय जेड। अच्छा, आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो इस डायग्राम से, तो आप वी नॉट को लिख सकते हो आई नॉट इंटू जेड, इस फॉर्मूले से वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। और इस डायग्राम में देखोगे तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड आ जाएगा। इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट आर अपॉन आई नॉट जेड। तो एक तरह से आर बाय जेड हो गया। तो अपना करंट का आंसर हो गया कि करंट की वैल्यू होगी वी नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस कॉस इनवर्स आर बाय जेड। वही निकाला था अपन ने जो पहले निकाला था, जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसके बाद ये आंसर आया था। तो अपन ये कहेंगे कि एसएचएम में जो हमने सीख रखा था ऐड करना, तो अकेला रेजिस्टेंस आता था तो करंट वोल्टेज सेम फेज में रहता था, है ना। अगर अकेला रेजिस्टेंस आता था तो करंट वोल्टेज सेम फेज में रहता था। अकेला इंडक्टर आता था तो कौन आगे रहता था, वोल्टेज वोल्टेज करंट से आगे रहता था, 90 डिग्री आगे रहता था। अब दोनों मिला के अब करंट की लाइन ये हो जाएगी, रेजिस्टेंस के साथ सेम फेज में होगा करंट। करंट जो है रेजिस्टेंस के साथ सेम फेज में होगा। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये तो मैथमेटिकली मैंने दूसरे तरह से प्रूव किया, आंसर सेम आंसर आया। अब की बार मैंने कोई ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं किया, फेजर डायग्राम बनाया।
और सीधा जोड़ा है, ठीक है। अब अगले पेज पे जा रहा हूं, ये आपने नोट कर ही लिया है ना। देखिए, अब जैसे ये इंडक्टर दिया हुआ है और ये रजिस्टर दिया हुआ है और यहाँ पर एसी सोर्स दे रखा है, इसका वोल्टेज हमको दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे मान लो ये दिया हुआ है। तब अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, इसलिए दोनों में करंट तो सेम फेज में होगा। आई नॉट सीरीज वालों में करंट सेम होता है, तो सीरीज वालों में पहले करंट बना लो। सीरीज वालों में करंट सेम होता है, तो करंट का फेज एंगल 0 ले लो। जैसा करंट इसमें जाएगा वैसा इसमें जाएगा, 0 इसमें होगा करंट तो 0 इसमें होगा, मैक्सिमम इसमें होगा तो मैक्सिमम इसमें होगा, एक ही होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें जो करंट होता है वो तो सेम फेज में होता है। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट सेम फेज में होता है, तो जो करंट का फेज है वही उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेज हो गया। और इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है एल डी बाई डी टी, करंट का डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएट करने से आगे हो जाता है, तो आई नॉट इंटू एक्सएल। इंडक्टर में ऐसा आ जाएगा, तो इसमें ये आया, इसमें ये आया। अब फेजर डायग्राम कहता है कि इन दोनों के अक्रॉस टोटल चाहिए, इन दोनों का मिला के क्या है, तो मिलाने का वाला डायग्राम बनाते हैं आगे। अब दोनों को एक साथ लेके टोटल क्या हिसाब बैठा, तो मिलाने के जो आया वो ये हो गया आई नॉट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया इधर दिखा देंगे हम, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू एक्सएल, इनका रिजल्टेंट है वी नॉट, क्योंकि रिजल्टेंट तो यही है, यही टोटल है ना इसके पास, तो टोटल तो हो गया वी नॉट। अब ये वाला एंगल फाई मान लें और इसको अपन आई नॉट इंटू जेड लिख सकते हैं, बस तो ये डायग्राम बना बना के अपन पता कर सकते हैं। इस डायग्राम से कॉस फाई मिल जाएगा आर बाय जेड। तब देखो वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, तो इससे फाई एंगल पीछे करंट, तो करंट की इक्वेशन हो गई, जो भी वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट अपॉन जेड, ये तो करंट आ गया, और साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जो कि यहां से आ गया। वोल्टेज से करंट फाई एंगल पीछे चल रहा है, अपन को इक्वेशन ने लगा के डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना करके फिर से डायग्राम जोड़ देना है, जोड़ जोड़ के सॉल्व कर लेना है। कौन वैसे इतना लंबा सॉल्व करेगा जैसे पहले किया, सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। तो अगर इंडक्टर और रजिस्टर आ जाए तो क्या किया जाए, ये किया जाए, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर कैपेसिटर और रजिस्टर आ जाए तो क्या किया जाए, अगले पेज पे, है ना। अब देखो मैं ज्यादा डराने वाला मेथड नहीं करूंगा, अब जल्दी करूंगा, है ना, फटाफट से आएगा। तो अब देखो उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी किया, कैपेसिटर रजिस्टर साथ में, ये हो गया हमारा एसी सोर्स। अभी जो लास्ट वाला अपन ने काम किया ना वो अब इस पर डायरेक्ट करने जा रहा हूं, ताकि सीधा वही काम करेंगे। तो इसके लिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, अब इसमें कुछ करंट जाएगा,
तो हम ये जानते हैं कि इसके लिए आर और इसके लिए एक्स सी। तो हम ये जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम। तो करंट का डायग्राम हो गया आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट। करंट तो सीरीज में एक ही होता है, और रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो करंट के साथ सेम फेज में रहता है। और कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट से, क्योंकि करंट को इंटीग्रेट करने से चार्ज आता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, तो 90 डिग्री पीछे रहेगा। तो वो हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं तो ये चाहता हूं कि इन दोनों का मिला के क्या हुआ, इन दोनों का मिलाने के डायग्राम ये हो गया, टोटल आई नॉट, और इस तरफ आई नॉट इंटू, इधर अलग दिखा देता, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू एक्स सी। इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा वी नॉट, जो कि होगा आई नॉट इंटू जेड, ये वाला एंगल फाइव। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस फाइव की वैल्यू आ गई आर बाय जेड। अब देखो वोल्टेज की इक्वेशन, अगर साइन ओमेगा टी इसकी इक्वेशन है तो इससे फाइव आगे हो गया। तो करंट की इक्वेशन हो गई वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज गिवन बाय द अबव इक्वेशन, और उस इक्वेशन में आने वाला जेड। तो लोग तो सीधा ही जेड याद रखेंगे, क्योंकि जेड निकलते ही आर बाय जेड से फाइव मिल जाएगा, और वी नॉट बाय जेड से आई नॉट मिल जाएगा। तो जो भी वोल्टेज की इक्वेशन होगी उसमें बस ये देखना है कि फाइव ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, बस। तो जल्दी से कोई ना कोई सॉल्व करना चाहे तो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर और रजिस्टर आ जाए तो क्या होगा, ये होगा। अगर तीनों आ जाए तो फिर क्या होगा, एक वेक्टर ऊपर की तरफ और आ जाएगा, फिर उन दोनों में से ऐड करके आ जाएगा टोटल। बार बार ऐसे ऐड करो और निकाल लो। तो उस केस में तीनों आ जाएंगे तो z की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। तीनों जब आ जाएंगे उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन आएगा। अब एक कोई छोटा सा सवाल कर ले क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू का एक सवाल कर ले, चेकिंग हो जाएगी, है ना। कैपेसिटर आ जाए, रजिस्टर आ जाए, इंडक्टर आ जाए। ये लो एक सवाल, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, एसी सोर्स दे रखा है। इसकी इक्वेशन है 200 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री, ऐसा दे रखा है। इसका वैल्यू जो है आर, ये हमको दे रखा है 30, और एक्सएल की वैल्यू 40। एक्सएल की वैल्यू 40 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 30 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट। इन सर्किट, सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो,
अब आप लोगों को थोड़ा बहुत बोर्ड बोर्ड का टेंशन चालू हो गया होगा, नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ। तो ऐसा ऐसा लगने लग गया होगा कि अब टाइम बहुत कम बचा है, ऐसा फीलिंग आने लग गया होगा ना कि अभी पढ़ाई करें कि क्या करें, क्लास में आए कि ना खाएं, पिछला ही नहीं आ रहा है, आगे का क्या करना है। ये महीने आने के बाद ऐसा होने लग जाता है। थोड़े दिन और बीतेंगे तो फिर कुछ लोग क्लास में बैठ नहीं पाएंगे, मतलब वो बैठेंगे तो उनका दिमाग दिक्कत करेगा, और कि मेरा टाइम खराब, क्योंकि होमवर्क करके नहीं आएंगे, क्लास में डिस्कशन हो रहा होगा, उन्होंने बोला मेरा टाइम खराब हो रहा है, बहुत कुछ मुझे करना है, तो वो क्लास में आ नहीं पाते। फिर वो घर पे पढ़ना चाहते हैं तो क्लास में छूट जाता है। जैसे 11वीं में स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये चला जाता ना, वैसे ही इन लोगों का ये आने वाला एसी, ईएम वेव, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये छोटे छोटे से टॉपिक है सारे, ऐसे छूट जाते हैं। इधर से भी छूट जाते हैं, 11वीं के छूटे रहते हैं, तो मामला सारा बिगड़ चुका होता है। जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि 30 से लेके 40 ओवर का जो टाइम होता है ना, वो वाला टाइम चल रहा है। अभी लास्ट के 10 ओवर नहीं आए, तो 30 से 40 में क्या होता है कि चुपचाप रन लेते रहो, टाइम मत खराब करो, गेंद मत खराब करो, इधर से रन आया तो भाग जाओ, पैर अड़ा के भाग जाओ, कैसे भी भागो, स्कोर कार्ड चलता रहना चाहिए, विकेट बचा के रखो, कॉन्फिडेंस बना के रखो, है ना। ऐसे रोज रोज कुछ होमवर्क, कुछ सवाल, कुछ निपटाते जाओ, निपटाते जाओ, कि अब ये निपटा दिया, फिर लास्ट ओवर में बैटिंग करनी होती है फिर। तो खैर, ये इसका आंसर निकाला आपका ना, सॉल्यूशन। जेड निकालूंगा, 50 आ गया, cos 5 r/z, 30/50, 3/5, 5 कितना होगा, 53। तो हम ये जानते हैं, फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम में पहले मैं निकालता हूं I0, V0/z, 200/50, I0 की वैल्यू आ गई 4, तो I0 × R, I0 × R, I0 × XL, यह है V0, ये हो गया 5। ये वोल्टेज की इक्वेशन है, वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है करंट, पूछा है करंट, तो मैं लिख दूंगा करंट। इसकी पीक वैल्यू करंट की है 4, साइन 100/t +30 डिग्री -53। कोई भी बता देता है इसमें क्या रखा है, जैसे ये सवाल है ऐसे ही चैप्टर, बस इतना ही करना होता है। फेजर डायग्राम बनाओ, जोड़ो घटाओ, 2 आगे 3 आगे कुछ भी बता दो। एक बार जिसने इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता दिया, वो तो एवरेज बता देगा, आरएमएस वैल्यू बता देगा, सब बता देगा। बस आज इतना ही, फिर अगली क्लास में फिर ये खत्म कर देंगे चैप्टर, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसी खत्म, है ना। तो अब एसी की शीट चालू हो जाएगी, क्या करोगे, एक तो डीपीपी करोगे, और एसी में कोई सेक्शन है करने के लिए, बी सेक्शन क्या है, तीनों आ गए। एचएलपी के सवाल रह रहे हैं क्या कुछ, हाँ वो कर लो, एचएलपी वाले निपटा लो, ठीक है, एक डीपीपी और एचएलपी।